जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं हिंदी की यूपी टेट के लिए जो आपका हिंदी सब्जेक्ट पूछा जाता है। हिंदी के आपके यूपी टेट में भाई 30 क्वेश्चन्स आते हैं, तो उन सभी 30 क्वेश्चन्स को एक हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से यहाँ पर डेली डिस्कस करते हैं आपके साथ। ये इस प्रैक्टिस सेट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिनकी एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती है, उन सभी को यहाँ पर आपके साथ डेली डिस्कस किया जाता है। तो आप डेली इस क्लास से जुड़िएगा भाई, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी इस क्लास के माध्यम से। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? नायक का सही संधि विच्छेद है, यानी नायक शब्द जो है इसका सही संधि विच्छेद बताना है आपको। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है आपका ए ना प्लस अक, बी नो प्लस अक, सी ने प्लस अक या डी नय प्लस अक। तो देखिए नायक शब्द जो है इसका जो संधि विच्छेद होगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आपका नय धन अक। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा भाई इसका? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, नए नए पे देखिए दो मात्रा आएंगी, नए धन अक, आपका मिलकर के बनेगा नायक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि नए धन अक नायक जो बना है ये किस संधि, ये तो संधि विच्छेद है, इसमें संधि कौन सी होगी ये आपको बताना है कमेंट में। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? भाई वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर एक शब्द है वंदना, जो शब्द होता है उसकी यहाँ पर वर्तनी दी गई है। इनमें से आपको सही वर्तनी छांटनी है कि भाई सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन है आपके ए वंदना, बी वंदना, सी वंदना या डी वंदना। ये वंदना ये वाली है भाई, वह आधा ने द ने और आ। अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो, ये थोड़ी उसकी हो जाती है भाई फॉन्ट की मिस्टेक। तो देखिए भाई यहाँ पर जो वंदना शब्द जो होता है उसकी सही वर्तनी होती है ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है जो वंदना। क्या भाई? वह अंकी बिंदी द ने और आ, जो ये वर्तनी है वंदना, ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी होती है इसकी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए जी नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं? भाई आप कंठ्य ध्वनियां पहचानिए भाई। कंठ्य ध्वनियां मतलब जो कंठ की सहायता से बोली जाती हैं आपकी, तो वो ध्वनियां कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए कै ख, बी य रे, सी च ज या डी टे और णे। तो देखिए कंठ्य ध्वनियां अभी मैंने बताया कि भाई कंठ्य ध्वनियां वो ध्वनियां होती हैं जो आपकी कंठ की सहायता से बोली जाती हैं। ठीक है, तो आपकी जो कंठ्य ध्वनियां होती हैं आपकी कै वर्ग की होती हैं। कौन से वर्ग की? कै च टे पे आपके कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं ना भाई। कै च टे ते और पे, ये आपके 5 वर्ग होते हैं। पांचों में आपके 5-5 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो जो कै वर्ग होता है ये पूरा 5 वर्ण जो होते हैं कै वर्ग के, ये पूरा का पूरा वर्ग आपका कंठ्य ध्वनि का होता है। कौन सा होता है भाई? कंठ्य ध्वनि का। अब देखिए कै वर्ग में कौन कौन से वर्ण है यहाँ पर? देखिए कै और ख जो वर्ण है ये कै वर्ग में आते हैं। और नहीं तो आप बोलकर भी देख सकते हैं भाई। कै बोलिए आप, अपने आपके कंठ से आवाज आएगी है ना, कंठ की सहायता से बोला जाएगा। बोल के देखिए कै ख ग घ, कंठ की सहायता से बोला जाएगा। कंठ की सहायता लेनी पड़ेगी आपको इन्हें बोलने के लिए, इसीलिए ये कंठ्य ध्वनियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नीलकंठ में समास है। अब यहाँ पर नीलकंठ में कौन सा समास होगा? ऑप्शन है आपका ए अव्ययीभाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी बहुव्रीहि समास या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नीलकंठ जो शब्द है इसका आप पहले इसका विच्छेद कीजिए, इसका विग्रह कीजिए। क्या है भाई कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भाई नीला कंठ किसका है? भगवान शिव का है भाई हमारे, जिन्होंने हलाहल विष पिया था तब नीलकंठ पड़ा था उनका नाम। नीलकंठ, नीलकंठ जिसका, तो मतलब यहाँ पर किसी तीसरे का अर्थ दे रहा है। ये शब्द आपका किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा है। तो जहां पर कोई शब्द तीसरे का अर्थ दे वहां आपका होता है कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? अभी जो काटना शब्द है इसका तत्सम रूप बताना है आपको। इसका तत्सम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए कटन, बी कटित, सी कर्तन या डी काटन। तो देखिए काटना का जो तत्सम होगा वो होगा आपका कर्तन। क्या हो जाएगा भाई? कर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? कर्तन। भाई तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द आपके वो शब्द होते हैं जो ज्यों की त्यों आपकी संस्कृत भाषा से उपयोग में लाए जाते हैं। सामान्यतः संस्कृत भाषा से ज्यों की त्यों उपयोग में लाए जाते हैं, वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर काटना का आपका कर्तन हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। व्याप्त शब्द में व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा? जो व्याप्त शब्द है इसका विलोम बताना है कि इसका विलोम क्या होगा।
ऑप्शन आपका ए अव्यक्त, बी अव्यापक, सी अव्याप्त या डी अव्याप्य। तो देखिए भाई, जो व्याप्त शब्द है उसका आपका विलोम हो जाएगा अव्याप्त। क्या होगा भाई? व्याप्त का उल्टा अव्याप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से पेड़ का पर्यायवाची है। जो पेड़ शब्द होता है इसका पर्यायवाची बताना है कि इसका पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन आपका ए नागर, बी तरु, सी रजत या डी तारक। तो देखिए भाई, जो पेड़ का पर्यायवाची है यहाँ पर वो है आपका तरु। क्या है भाई? तरु। जो तरु शब्द होता है ये आपका पेड़ को ही बोला जाता है, तो ये इस पेड़ का पर्यायवाची होगा तरु। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 8, जिसके समान कोई दूसरा ना हो इसे एक शब्द में क्या कहेंगे? भाई जिसके समान कोई दूसरा ना हो ही ना, उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अनोखा, बी अद्भुत, सी अद्वितीय या डी सर्वश्रेष्ठ। तो देखिए उसको कहा जाता है अद्वितीय। मतलब भाई जिसके समान कोई दूसरा ना हो, कोई दूसरा ना हो तो अद्वितीय, इसके समान कोई दूसरा नहीं है उसको अद्वितीय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अली शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। जो अली शब्द होता है इसके अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, तो उसको सही शब्द छांटना है कि भाई अली शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन से हैं इनमें से। ऑप्शन आपका ए भंवरा कोयल, बी भंवरा आम्र, सी कोयल शुक्र या डी कोयल अज। तो देखिए अली शब्द के यहाँ पर जो अनेकार्थी शब्द दिए हुए हैं वो है आपके भंवरा और कोयल। अली मतलब भंवरा भी होता है और कोयल, कोयल को भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। भाई आम्र तो आम को बोला जाए, शुक्र आपका शुक्र ग्रह हो गया, या शुक्र तोता को ही बोला जाता है शुक्र है, और अज आपका किसको बोला जाता है? बकरी को बोला जाता है। तो जबकि अली जो है वो भंवरा और कोयल को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? देखिए यहाँ पर नहीं पर विशेष ध्यान देना है आपको। नहीं नहीं पढ़ा और आप जल्दबाजी में आंसर लगा देते हैं तो गलत हो जाता है कभी कभी। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना है कि पूछा क्या है, हमसे नहीं पूछा है। तो ऑप्शन आपका ए पानी, बी नल, सी नीर या डी अम्बु। तो देखिए जल का समानार्थी पानी होता है, नीर होता है, अम्बु होता है, तोय होता है। जल नीर तोय अम्बु है ना, तोय भी होता है। जबकि नल जो है भाई, नल जल का समानार्थी शब्द थोड़ी है। नल तो अलग चीज होगी, नल से तो पानी निकलता है केवल, है ना, लेकिन वो समानार्थी थोड़ी हुआ, जल का अर्थ थोड़ी देता है, उससे तो पानी निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। नल जो है ये जल का समानार्थी नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। भाई घाट घाट का पानी पीना ये जो लोकोक्ति है इसका सही अर्थ बताना है। ऑप्शन ए अनेक क्षेत्रों का अनुभव, बी जीवन में स्थिरता का अभाव, सी दर दर भटकना या डी परोपकार के लिए यहाँ वहाँ घूमना। तो देखिए घाट घाट का पानी पीना जो लोकोक्ति होती है इसका अर्थ होता है कि विभिन्न विभिन्न अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। क्या है कि भाई उसे अनेक सारे क्षेत्रों का अनुभव है, तो बोलते हैं ना कि भाई मैंने घाट घाट का पानी पिया, मतलब उसे अनेक बहुत सारे क्षेत्रों का अनुभव है। हर लगभग उसे दुनिया भर के क्षेत्रों का अनुभव है। भाई इस क्षेत्र का उस क्षेत्र का जो भी अलग अलग क्षेत्र हैं सभी का अनुभव है, तो बोल देता है कि घाट घाट का पानी पीना। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा पूछा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा होती क्या है? भाई वो संज्ञा शब्द जिसको मापा या तोला जा सकता है, तो वो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर? ए खटाई, दूसरा बी मिठाई, सी दूध या डी ठंड। तो देखिए माप तोल क्या किसको सकते हैं भाई? दूध को। दूध क्या है? एक द्रव्यवाचक, भाई द्रव भी होता है एक तो, भाई ठोस थोड़ी है दूध। दूध द्रव में, द्रव के रूप में भी होता है। और क्या होता है भाई? दूध को मापा तोला भी जाता है, 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर 10 लीटर, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? अब सर्वनाम शब्द छांटना है। ऑप्शन ए नींद, बी रोग, सी सफाई या डी कौन। देखिए सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वो आपके सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द कौन सा होगा? कौन होगा। कौन सा होगा भाई? कौन। ऑप्शन नंबर डी में जो कौन है ये आपका सर्वनाम शब्द होगा, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। और जो आपकी नींद रोग सफाई ये आपके संज्ञा शब्द हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब स्त्रीलिंग शब्द छांटना है। ऑप्शन है आपके ए नमक, बी लौंग, सी भात या डी पनीर।
तो देखिए जब भी आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब छाँटना हो तो आप सीधी सी ट्रिक है भाई इसकी, आप जो शब्द दिए हैं उनका वाक्य प्रयोग कर डालिए अपने मन में। अगर बोध हो स्त्रीलिंग का तो वो स्त्रीलिंग है और बोध हो पुल्लिंग का तो पुल्लिंग शब्द है। जैसे नमक, भाई नमक ज़्यादा डल गया, है ना? नमक बहुत कम है, किसका बोध हो रहा है आपको? पुल्लिंग का बोध हो रहा है। लौंग, है ना? अब पुल्लिंग का बोध हो रहा है यहाँ पर तो। अब आगे क्या है? भात, भाई दाल भात खाया, है ना? और पनीर क्या है? भाई पनीर बहुत महँगा है, पनीर बहुत सस्ता है, पनीर बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो क्या हुआ हो रहा है आपको? पुल्लिंग का बोध हो रहा है। जबकि लौंग जो हो जाएगा, लौंग क्या आप करेंगे जब वाक्य प्रयोग तो वो जाएगा आपका स्त्रीलिंग में, है ना? किसमें जाएगा भाई? स्त्रीलिंग में जाएगा। तो लौंग जो शब्द है यहाँ पर वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है लौंग। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ठीक समय पर आ जाना में वाक्य का कारक है। भाई जो आपको ये वाक्य दिया है कि ठीक समय पर आ जाना, इसमें कारक बताना है कि कारक कौन सा होगा। ऑप्शन ए कर्म, बी करण, सी संप्रदान या डी अधिकरण। तो देखिए कारक पहचानने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, कारक चिन्ह जो होते हैं आपके परसर्ग चिन्ह जो होते हैं उनको पहचानना होता है। अब इसमें देखिए परसर्ग क्या है, इसमें है पर, क्या है? ठीक समय पर। जो हमारा कारक चिन्ह है यहाँ पर है। अब देखिए पर जो आता है वो किस कारक में आता है? वो आता है अभी आपका अधिकरण कारक में और पर जो होते हैं ये आपके अधिकरण कारक में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कर्म करण संप्रदान में के लिए आता है, करण में से आया, के द्वारा आता है और कर्ता ने कर्म को आता है और कर्ता में आता है ने, कर्ता कारक में ने चिन्ह होता है। ठीक है भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही था। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। भाई जो आवृत्तिवाचक विशेषण इनमें से कौन सा नहीं है ये पूछा है। ऑप्शन ए चौगुना, बी तिगुना, सी सब कुछ या डी दूना। भाई आवृत्तिवाचक मतलब जिसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, जैसे दुगुना तिगुना चौगुना, है ना? जैसे यहाँ पर चौगुना है, तिगुना है, दोगुना है, उसकी बार बार आवृत्ति हुई इसीलिए आवृत्तिवाचक है वो। जबकि जो सब कुछ शब्द है यहाँ पर किसी चीज की आवृत्ति तो हो ही नहीं रही, तो ये आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। आसमान का रंग नीला है, विशेष्य पहचान है। भाई आसमान का रंग नीला है, इस वाक्य में आपको विशेष्य बताना है। ऑप्शन आपके ए रंग, बी आसमान, सी नीला या डी आकाश। अब देखिए विशेष्य शब्द होते क्या हैं? वो शब्द जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं, है ना? नहीं सॉरी, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। भाई जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो तो होता है विशेष्य, और जो शब्द किसी दूसरे शब्द की विशेषता बताते हैं वो होता है आपका विशेषण। तो देखिए यहाँ पर आसमान का रंग क्या है भाई? आसमान का रंग नीला है, नीला है तो विशेषता क्या है? नीला। भाई रंग की विशेषता क्या है? नीला। नीला क्या है? किसका रंग है? आसमान का। इसकी विशेषता बताई जा रही है आसमान की। भाई आसमान कैसा है? नीला है, तो आसमान की विशेषता बताई जा रही है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो आपका होता है विशेष्य। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? आसमान की। आसमान कैसा है? नीला है, तो आसमान यहाँ पर विशेष्य शब्द होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? भाई संयोग शब्द है, इसमें आपको उपसर्ग बताना है। ऑप्शन ए सम प्लस सी, बी सन, सी संग या डी सु। तो देखिए सम प्लस योग ये बनेगा आपका सम प्लस योग, ये आपका बनेगा संयोग। तो इसमें आपका उपसर्ग हुआ आपका सम। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। क्या है भाई? ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ये जो पढ़ने वाला शब्द है इसमें प्रत्यय बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए देशज, बी तद्धित, सी कृदंत या डी विदेशज। तो देखिए प्रत्यय होते हैं आपके तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं? जो क्रिया के अंत में लगते हैं वो आपके क्या होते हैं? कृदंत प्रत्यय। और जो क्रिया के अंत में नहीं लगते, नॉर्मल यूज होते हैं, वो आपके तद्धित प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ने वाला, पढ़ना क्या है? पढ़ने वाला, पढ़ना शब्द क्या है भाई? क्रिया होती है, तो ये क्रिया के बाद में लगा हुआ शब्द प्रत्यय क्या है? वाला। तो पढ़ने के बाद में क्या प्रत्यय लगा हुआ है? वाला। तो क्या हो गया यहाँ पर? क्रिया के बाद में जो प्रत्यय लगा है वो आपका होता है कृदंत प्रत्यय। क्या होता है दोस्तों? वो होता है आपका कृदंत प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। अंदर आना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? भाई ये जो वाक्य लिखा हुआ है कि अंदर आना मना है, किस श्रेणी का वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन आपके ए निषेधवाचक वाक्य, बी संकेतवाचक वाक्य, सी विधानवाचक वाक्य या डी प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए अंदर आना मना है,
वाक्य पढ़ लिया आपने। अब ये किस प्रकार का वाक्य हुआ भाई? ये हुआ आपका निषेधवाचक, क्योंकि यहाँ पर मनाही हो रही है किसी चीज की, है ना। मनाही मतलब मनाही होना जहाँ, या नहीं होना जहाँ, किसकी किसकी क्या होता है वो निषेधवाचक, यानी मतलब निषेधवाचक है ये। यहाँ पर निषेध हो रहा है किसी चीज का कि यहाँ अंदर नहीं आना है, अंदर आना मना है, तो यहाँ पर ये निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। खड़ी बोली या पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? भाई जो खड़ी बोली होती है हमारी, या पश्चिमी हिंदी बोल देते हैं उसी को, उसकी उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से है, ये पूछा है आपसे। ऑप्शन ए सौरसैनी अपभ्रंश, बी मगधी अपभ्रंश, सी ब्रज या डी ब्राह्मण। तो देखिए पश्चिमी हिंदी जो है आपकी, खड़ी बोली जो है, उसकी उत्पत्ति जो है वो है आपकी सौरसैनी अपभ्रंश से। किससे है भाई? सौरसैनी अपभ्रंश से है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22। रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है। भाई जो रसों के संचारी भाव होते हैं उनकी संख्या पूछी है, उनकी संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 23, बी 27, सी 33 या डी 37। तो देखिए भाई संचारी भाव जो होते हैं उनकी संख्या होती है आपकी 33। क्या होती है? 33 होती है। संचारी भावों की संख्या आपकी 33 होती है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है? देखिए ये लाइन है आपकी, वाक्य क्या है? पीपर पात सरिस मंडोला। इसमें आपको ये बताना है कि मन जो शब्द आया है ये है क्या? ए उपमेय, बी उपमान, सी वाचक या डी धर्म। तो देखिए जहां पर जो मन शब्द है वो है आपका उपमेय। क्या है भैया? उपमेय शब्द है। क्या है भैया? उपमेय शब्द है यहाँ पर कि पीपर पात सरिस मन डोला, ये आपका उपमेय शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? जो आपका हरि गीतिका छंद होता है उसमें मात्राएं कितनी होती हैं? ऑप्शन आपका ए 27, बी 24, सी 28 या डी 30। तो देखिए भाई हरि गीति का छंद जो होता है उसमें आपकी मात्राएं होती हैं 28। कितनी होती हैं दोस्तों? 28 होती हैं। भाई ये तो याद कर रखने वाले क्वेश्चन है कि हरि गीति का छंद में आपकी मात्राएं होती हैं 28, यानी 28 होती हैं। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25। कबीरदास की भाषा कौन सी है? भाई जो कबीरदास थे उनकी भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए ब्रज, बी पंचमेल खिचड़ी, सी राजस्थानी या डी अवधी। तो देखिए जो आपके कबीरदास थे उनकी भाषा थी आपकी पंचमेल खिचड़ी, या सदुक्कड़ी भी आ जाता है कहीं कहीं, आपकी पंचमेल खिचड़ी थी। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अभी आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? भाई जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा को, वो किस पुस्तक पर मिला था? ऑप्शन ए नीरजा, बी निहार, सी रश्मि या डी यामा। तो देखिए महादेवी वर्मा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था आपका यामा पुस्तक के लिए, यामा रचना के लिए। किसके लिए भाई? यामा रचना के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 7। लिंग बदलिए विधाता। भाई जो विधाता शब्द है इसका आपको लिंग बदलना है, यानी विधाता क्या है? पुल्लिंग शब्द है, तो इसको स्त्रीलिंग बनाना है कि स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा इसका। ऑप्शन ए विधत्री, बी विधात्री, सी विमाता या डी विधा। तो देखिए विधाता शब्द जो है इसका आपका स्त्रीलिंग होता है विधात्री। क्या होता है दोस्तों? विधात्री। विधाता का विधात्री होता है भाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। श्वेत और स्वेद का अर्थ है भाई। श्वेत और स्वेद जो है इसका अर्थ बताना है कि श्वेत का अर्थ क्या होता है और स्वेद का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन आपका ए स्वच्छ और पसीना, बी सफेद और पसीना, सी सफेद और रक्त या डी चांदनी और सफेद। तो देखिए श्वेत से तो आपको समझ में आ रहा होगा भाई श्वेत क्या होता है? सफेद। श्वेत क्या होता है भाई? सफेद होता है। और स्वेद क्या होता है? स्वेद होता है आपका पसीना। क्या होता है भाई? स्वेद होता है आपका पसीना। तो श्वेत का हो गया सफेद और स्वेद का हो गया आपका पसीना। तो सफेद और पसीना 28 का ऑप्शन नंबर बी सही होता है। ठीक है भाई, सफेद और पसीना। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29। जिजीविषा का अर्थ है भाई। जो जिजीविषा शब्द होता है इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए जीने की इच्छा, बी जीतने की इच्छा, सी परोपकार की इच्छा या डी प्रबल की इच्छा। तो देखिए जिजीविषा जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है जीने की इच्छा। क्या होता है भाई? वो जीने की इच्छा रखना आपका जिजीविषा शब्द कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है भाई। कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है वो छांटना है आपको। ऑप्शन ए सरोज, बी अरविंद, सी सलिल या डी पंकज।
तो देखिए भाई, सरोज शब्द कमल का पर्यायवाची होता है, अरविंद भी होता है, पंकज भी होता है, जबकि सलिल जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं होता है। तो हमको नहीं छांटना था, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सलिल हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।